चाहूंगा कि आप वो नोट्स खोल करके बैठे, आप लोगों ने लिखे हैं वो आप ओपन करके बैठे और उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिएगा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो उन एक्स्ट्रा कंसेप्ट को भी जानना जरूरी है। 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट है, नोट्स में भेजे गए हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस, यानी इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और इसके ऊपर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है, और इस पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आई कॉल्ड इट द फोर्स इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूं। मतलब ये हुआ कि ये कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। एज ए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से हो जाएगा, और हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम अपनी तरफ से बाहर फोर्स लगा के इसको इधर की तरफ धकेल रहे हैं। तो दो फोर्स हो गए, एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्स इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर हो जाता है, मतलब एफ ई इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दोनों की वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ फोर्स बोथ आर इक्वल। इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एक्सटर्नल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो मैंने मोड वैल्यू ली है, अगर मैं मोड वैल्यू नहीं लेता मैं इसको इस तरह से तो लिख सकता था, मोड हटा दूं और यहाँ पर एक नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव वैल्यूज, तो इन दोनों का जो सम होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं और उन दोनों का नेट यानी सम कितना 0 आता है, इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगता। अब आप गैस करिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स नहीं लग रहा होता है तब क्या वह मूव नहीं कर रही होती है, क्या उसमें वेलोसिटी नहीं होती, क्या उसमें वेलोसिटी होती है या नहीं होती, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं। इस साइड में देखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता है तो इसका मतलब वो रेस्ट में भी हो सकती है और इसके अलावा वो मोशन में भी हो सकती है। तो रेस्ट में तो इसका मतलब वो स्टेबल है, अगर मोशन में है तो उसका मोशन किस तरह का है ये हम यहाँ पर देखते हैं। सिंस एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट 0 है, तो अब आप लोगों को पता है कि फोर्स जो डिस्क्राइब होता है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एम डीवी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू एफ। ये तो डिफाइन करता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको ये बताता है। अब मैं मान लेता हूं कि ये एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, 0 हो गई। आप इस तरह से भी नहीं देखते हो तो सिंस एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एम तो ये हो गया, ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी में लिख सकते हैं, और एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। नोट्स में मैंने ऐसे ही आपके लिए लिख करके भेजा है, मैं आपको सेकेंड लॉ को भी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो अब देखें m इस 0 के अंदर समा जाएगा, m goes to in 0 then dv over dt equals to 0। मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट
फोर्स 0 लग रहा है तो उस सिचुएशन में वहां दो कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी। फर्स्ट, बॉडी रिमेन इन स्टेबल कंडीशन, बॉडी स्टेबल कंडीशन में हो सकती है, या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। इसका यूज हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो डेरिवेशन करेंगे वहां पर आएगा। वहां हम एक लाइन लिखते हैं, ठीक है ना, वो लाइन होती है कि चार्ज इज ब्रिंगिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वहां पर अपने को ये यूज पड़ेगी। तो आप लोगों को ये पता चल गया किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो नेट फोर्स 0 होने की सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। अब सेकंड सिचुएशन आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहां पर यूज करेंगे। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया है। अब चार्ज पहले इस पॉइंट ए पर रखा है, फिर इस पॉइंट बी पर हम लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ए से उठा करके पॉइंट बी पर लेके जाएंगे। अब मैं इस चार्ज को इस तरह से घुमाता घुमाता लेके चला जाऊं यहां पर, ठीक है ना। चार्ज क्यू था, क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को इस रास्ते से घुमाता हुआ इधर लेके आया। मैं किसी दूसरे रास्ते से घुमाते हुए इधर लेके जाता हूं। चलो इसकी शेप दूसरी टाइप की ले लेता हूं मैं, ऐसे सेमी सर्कुलर दे देता हूं, ठीक है। एक और मैं इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर इसका पाथ ले लिया, इस तरह से लेकर के आया, और एक मैं डायरेक्ट लेके आ रहा हूं। तो हमारे पास 4 तरह के पाथ हो गए। एक तो ये जिग जैग नुमा पाथ है, एक ये सेमी सर्कुलर पाथ है, एक रेक्टेंगुलर पाथ है और एक डायरेक्ट पाथ है। इन तीनों चारों ही कंडीशन में ये कंजर्वेटिव आपके पास फील्ड होगा। कंजर्वेटिव फील्ड में कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मुझे जुड़ने में समस्या आ रही है। आप पहले से ही ज्वाइन हो जाएं। आप अपने साथियों को भी बताएं कि अगर आप थोड़ी सी समस्याएं रहेगी आप सभी को। एक्चुअली आप लोगों को जुड़ने में परेशानी तभी हो सकती है जब आपके पास या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर आप लोगों ने सही तरह से आईडी चूज नहीं की है। वैसे हर प्रतिदिन जब भी क्लास होती है, जिस दिन क्लास होती है उस दिन मैं आपको आईडी सेंड करता हूँ। तो डेली आईडी आ रही है। अदरवाइज आपने अगर 30 मिनट ऐप ज्वाइन एक बार ज्वाइन कर लिया तो वो आपकी क्लास परमानेंट हो गई। आप तो उसमें डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देखा, हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए भेज दी है, शेयर की है, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आप लोगों को मैंने बताया है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि नोट्स में मैंने जो भेजा है उससे थोड़ा सा कुछ एक्सेस ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने से सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मैं बोर्ड पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, आप जो फुल लेंथ जो इसका नाम है वही लिखिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। आउटसाइड दिस बॉक्स देयर आर इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने पास में 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास बी।
अब इस जगह पर अपने पास एक टेस्ट चार्ज है 0, ठीक है ना। मैं अभी इसको नाम ले रहा हूँ टेस्ट चार्ज, लेकिन जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज नाम दूंगा, बिकॉज दिस चार्ज हैव वैल्यू ऑफ 1 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब, ठीक है ना। Q नॉट, if Q नॉट हैव प्लस 1 कूलम्ब वैल्यू, then it is called unit positive charge। इसको टेस्ट चार्ज कहना गलत होगा, आप नोट्स के अंदर टेस्ट चार्ज वर्ड लिखा हुआ है तो आप उस टेस्ट वर्ड को हटा दो, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज की मतलब होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, उस चार्ज की वैल्यू इतनी होती है। एक्चुअल में 1 कूलम चार्ज नहीं होता, उससे बहुत कम होता है, तो इसलिए हम ये वर्ड यूज करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू हम एज ए कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इसको मैं उठा करके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी भी रास्ते से लेकर के आओ तो किया गया वर्क, ये इसको यहां से यहां तक लाने में WAB, ए से बी तक लाने में वर्क किया जा रहा है। अब ये जो वर्क होगा ये अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। ये वर्क अगेंस्ट में हो जाएगा। तो अब यहां से चार्ज को यहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब वर्क कहां से कहां तक हुआ है, WA से B तक, ठीक है ना। कई इस तरह से शो करते हैं WA to B, ओके। अपॉन में कितना चार्ज आया है, Q नॉट है, Q नॉट की वैल्यू ये रहेंगी। और इसके बाद में अब कहां तक, फाइनल पॉइंट आपका था B पर और इनिशियल पॉइंट था A, तो B पॉइंट का पोटेंशियल में से A पॉइंट के पोटेंशियल को लेस कर देंगे, और इस तरह से ये जो आपका फॉर्मूला बनता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता है। इसकी वैल्यू जब आप 1 रख दोगे, Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 का डिवाइड देने पर यही बचा। तो ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। यही अपनी डेफिनेशन कहती है। अब देखिए इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, तो यूनिट हमने 2 तरह की पढ़ी, एक तो SI यूनिट पढ़ी है, ठीक है। तो SI यूनिट तो हो जाती है आपकी वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, देखो इसकी यूनिट W, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, अपॉन चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो ये भी अपने पास में इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाएगी या फिर हो जाएगी जूल पर कूलम। इसके अलावा इसकी CGS यूनिट भी होती है। तो CGS यूनिट ये क्या हो जाएगी, तो मैंने स्टेट कूलम लिखा हुआ है नोट्स में, तो स्टेट कूलम को कट करके वहां आगे लिख दीजिएगा, ये पूरा नाम इसका है स्टेट वोल्ट। नोट्स में करेक्शन कर लें आप सभी। जो CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, स्टेट वोल्ट है। अब इस स्टेट वोल्ट में और वोल्ट में क्या रिलेशन है ये अपने को और फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अच्छा ये जो है ये अभी आई थिंक जो VIT EEE करके एक होते हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में आंध्र प्रदेश का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि
हाउ मेनी स्टेट वोल्ट्स आर प्रेजेंट इन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के अंदर कितने स्टेट वोल्ट होते हैं? हमने 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं ये पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट वोल्ट के बारे में पूछ लिया है, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? सिंस वी नो अबाउट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, देखो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका वर्क अपॉन चार्ज, ये वर्क अपॉन चार्ज इसका फॉर्मूला है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, ठीक है ना। तो वोल्ट इक्वल टू इसको हमने इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये तो 1 वोल्ट है, 1 जूल है और 1 कूलम है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम दे सकते हैं यहाँ से, व्हाट इज द 1 वोल्ट? 1 वोल्ट is the potential difference between 2 points in electric field, that is the 1 joule work is done to bring a 1 coulomb charge। 1 कूलम चार्ज को ब्रिंग करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 1 जूल अगर वर्क होता है, तब हम कहेंगे कि उन 2 पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 1 जूल, अब हमको क्या पता होता है? 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसको आपस में सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, और 1 कूलम दैट इज आल्सो इन सीजीएस टर्म 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम बोल सकते हैं स्टेट कूलम। चैप्टर फर्स्ट, स्टेट कूलम। इन दोनों की वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे। तो 1 वोल्ट दैट मे बी इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो ये अपने पास 1 जूल की वैल्यू, 1 कूलम की वैल्यू, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब पुट करने के बाद देखिएगा 1 वोल्ट, ठीक है ना। यहां से 10 की पावर 9 को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये 10 की पावर माइनस की 9 प्लस के 7 माइनस 9, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और ये अर्ग और स्टेट कूलम मिलकर के बन जाएगा स्टेट वोल्ट। ये तो देखो टर्म मिलकर के बन गई आपकी स्टेट वोल्ट, और इन दोनों के बीच में रिलेशन 10 की पावर -2 अपॉन 3, और ये है स्टेट वोल्ट। इसका मतलब 0.01 हो गया। 0.01 में जब इसकी वैल्यू यानी 3 का डिवाइड लगाते हैं, तब ये आता है 0.0033 स्टेट वोल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से अपने पास 1 वोल्ट कंसीडर एज ए 0.0033 स्टेट वोल्ट। तो ये अपने पास कुछ नया सीखने को है, मतलब आप अपने माइंड में थोड़ा सा चेंज लेकर के आओगे, क्या चीजें होती है, किस तरह से होती है, सीजीएस में क्या है और एसआई में किस तरह से है, इसके डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में ये आपको जानना आना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल। अच्छा, ओनली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले अपने पास इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला और बनाना सीख लेना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से होता है। अगर आप लोगों को, वैसे तो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड करने की भी कोशिश रहेगी कि आज ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये होगा कि आपको एट ए टाइम पर आपको जो भी करेक्शन करना है वो मिल जाएगा। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने की एक वजह हो सकती है, क्योंकि ये नोट्स के अंदर दिया हुआ नहीं है। अब देखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो सबसे पहले अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इस बार डेल्टा वी से डिफाइन कर रहा हूं। डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये वर्क है और ये चार्ज है। तो अब देखो वर्क के लिए अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। अच्छा, आपको याद नहीं हो तब आप क्या करेंगे, तब आप थोड़ा सा रफ कॉपी में या रफ नोट करिएगा इस तरफ रफ पेज पर कि W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma इनटू डिस्प्लेसमेंट। m तो मास हो गया, a हो गया एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के लिए आप लोगों को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूले को तो हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सीलरेशन को L1t-2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास L होता ही है। इस तरह से इसको कंपाइल कर दो तो m1 L2t-2 ये हो जाएगा। अदरवाइज आपको वर्क जो मैक्सिमम यूजेबल वर्ड होता है इससे रिलेटेड आपको SI यूनिट, CGS यूनिट और इसके अलावा आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जरूरी है ये। तो अब यहाँ पर देखो m1 L2t-2 ये तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, अपॉन ये चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज आपको I इक्वल टू ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको, सॉरी Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो T का इधर रिप्लेसमेंट कर दो तो I इंटू टी दैट इज इक्वल टू Q। इसके लिए तो हो गया A और टाइम के लिए हो गया T। इस तरह से इसका हो जाएगा AT A1 T1, और इसको फिर हम रिड्यूस कर देंगे फॉर्मूले को, यानी एक ही लाइन में कर देंगे। तो M1 L2 ही है, L2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, T ऊपर जाकर के माइनस का हो गया तो पहले माइनस के 2 है और एक और आ गया तो माइनस के 3 हो गया, A ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो M1 L2 T-3 A-1 आ जाता है। कई बार इसको कैपिटल ब्रैकेट में बंद भी किया जाता है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा है और प्रयास ये किया है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी बताया जाए। सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो वर्क डन जो होता है वो वर्क डन ही उस पॉइंट पर जहां पर आपने चार्ज को रखा है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे आप तो ऐसे लिख रहे थे VB माइनस VA इक्वल टू WA2B और अपॉन में Q नॉट लिख रहे थे। अब आपका इनिशियल पॉइंट तो कहां पर हो गया, इनफाइनाइट पर, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट, A इनफाइनाइट हो गया ना, तो इस तरह से इनफाइनाइट कर दो तो VB माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू W इनफाइनाइट टू B अपॉन में Q नॉट, और इनफाइनाइट पर B U F इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ओनली VB दैट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट B अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो फॉर्मूला लगभग आप डेफिनेशन और फॉर्मूला ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट ये सभी एक जैसी रहती है। तो आप लोग इनको अच्छे से करिएगा। अब देखिएगा अपना अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक बढ़ने से पहले लगभग अपने पास 9:30 बज चुके हैं और प्रयास ये रहेगा कि एक जो टॉपिक है वो अगला फिनिश कर लिया जाए। कई सारे स्टूडेंट 11th क्लास में एनरोल होने की रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, मैसेज करते हैं मेरे को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपना नेम और फादर नेम लिख करके रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इसके लिए आप नाम और फादर नेम के साथ।
तो इसमें आप लोगों की प्रेजेंट भी हो रही है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट हो रही है, इसमें ऑटोमेटिक रजिस्टर है कि आप इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो अगर आप एक्चुअल प्रेजेंट है तो इसमें ऑटोमेटिक दिखा देगा। आपने आधी क्लास लेकर के छोड़ दी तो उसमें यह भी बताएगा कि आपने 40% टाइम पर ही रहे, यानी कितने टाइम पर आप रहे। अगर क्लास अगर 30 मिनट की है तो 30 मिनट में अगर आप 2 मिनट ही रहते हो तो उसका परसेंटेज फला करके दे देता है कि आप इतने परसेंट ही इसमें क्लास में अवेलेबल थे। Now we start electric potential as a derivation। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले इसके डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप काफी हद तक इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा, आई थिंक यहां से आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। डायग्राम में देखो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ओ। ये हमने पॉइंट ओ कंसीडर कर लिया है। इस पर हमने एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू। मैं ये रख रहा हूं क्योंकि नोट्स में भी मैंने यही लिया है। आप कैपिटल क्यू भी रख सकते हैं, कई सारी बुक्स में कैपिटल क्यू से दिखाया गया है अपने एनसीईआरटी में। और अब देखिए यहां से, अब इसके चारों तरफ क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चार्ज के चारों ओर का सराउंडिंग स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव करके आएंगे ना, बराबर ही रहेगा। तो अब देखिएगा, हमारे पास में यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस कर लेते हैं, यहां से डिस्टेंस करते इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट पर यहां पर अपने पास में एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। इनफाइनाइट पर वर्क फोर्स कितना होता है, since we know force is inversely proportional to square of the distance, ये हम लोगों ने पढ़ा है। r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो फोर्स जस्ट टेंड्स टू जीरो। r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी इस जगह पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई आप डेरिवेशन करते हैं तो आपके पास में दिया हुआ क्या है, सिंस वी लेट अस कंसीडर पॉइंट ओ एट प्लेस चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या क्या करना है, इस चार्ज को क्यू नोड को उठा करके कहां पर लेकर के आना है, इसके नजदीक कहीं पर लेके आ जाते हैं। फिलहाल तो कहां पर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन इनफाइनाइट पर है। और मैं यहां पर, ये यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया मैंने P, इस पॉइंट P पर लेकर के आना है। और पॉइंट P पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को कंसीडर करना है, और इसकी हेल्प से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब देखो, मैं इसको खींच करके ले आता हूं किस जगह पर, इस जगह पर। इस चार्ज को मैं लेकर के आ गया इस जगह पर, पहले इनफाइनाइट पे था, लेकिन अब यह पॉइंट कहां पर आ गया है, रेंज में आ गया है। इसकी डिस्टेंस क्या है, यह है पॉइंट ए। पॉइंट ए पर लेके आ चुका हूं मैं। अब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये चार्ज है क्यू नॉट, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले हम वो काउंट कर ले भाई। ये चार्ज Q और ये कितना है क्यू नॉट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला चैप्टर फर्स्ट है। जैसे ही मैं इस क्यू नोट को इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट ए पर लेकर के आया, पॉइंट ए की इस ओ से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहां पर आते ही इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा,
ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अब हम क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा देते हैं, एफ एक्सटर्नल लगा दिया, एफ एक्सटर्नल लगाया है। तो एफ एक्सटर्नल लगाने से अब क्या होगा, एफ ई और एफ एक्सटर्नल दोनों आपस में बराबर है। सिंस एफ ई एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू एफ ई, इसके बराबर है। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स से हम वर्क डन करेंगे कि यहां से उठा करके मैं थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूं, इस जगह से उठा करके मैं dx पोजीशन पे ले आता हूं। dx पोजीशन में यानी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो वर्क डन भी कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा ना। तो dw वर्क भी थोड़ा सा हुआ। कहां से कहां तक, ये a पर था, मैं उसको उठा के यहां तक ले आता हूं b पर, तो ये हो गया ab, तो WAB हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो गया। यहाँ पर फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक मान लो या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मान लोगे तो भी बात बराबर है, एक जैसी चीजें आती है कि एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ई। एफ एक्सटर्नल फोर्स है ना ये, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। अब एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, माइनस एफ ई के। डी डब्ल्यू ए बी, सबसे पहले तो इसको आपस में एक्सपेंड कर लेते हैं, एफ डी एक्स कोस थीटा के हिसाब से, और एफ ई एक्स टी डी एक्स कोस थीटा। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, जीरो आ गई ना। तो ये तो एक्सटर्नल के हिसाब से हो गया। और मैं अगर एक्सटर्नल नहीं लेता, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लेता, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैं यहां पर एक्सटर्नल ई ले लेता, तब क्या होता, तो एफ ई तो देखो इस डायरेक्शन में है और dx इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ जाता, 180 का एंगल आ जाता। अब डी डब्ल्यू ए बी दैट इज इक्वल टू एफ ई की वैल्यू वहां से पुट कर देता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो एफ की हो गई, ये dx हो गई, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये आगे आ जाएगा। तो अब देखिए ये वर्क अपने पास आ चुका है इतना, ये छोटा सा वर्क डन है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ अपने को आवश्यकता नहीं है इनकी। तो ये वर्क डन आया है छोटा सा, इसको मैं नाम लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर तो फर्स्ट वो हो गया फोर्स वाला, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपने को टोटल वर्क निकालना है, कौन सा वर्क, इनफाइनाइट से हम उठा के कहां पर लेकर के आएंगे, यहां से उठा करके हम इस पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं। ये कहां पर था पॉइंट, इनफाइनाइट पर, ये पॉइंट कहां पर है, r डिस्टेंस पर। देन द टोटल वर्क डन, ध्यान से देखें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन को मैं लिखूंगा W, कहां से आया, इनफाइनाइट से कहां तक, पॉइंट P तक, दैट इज इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ऑफ dw। ये जो dw है ना, इसका हो जाएगा, तो W इनफाइनाइट टू P दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 इनफाइनाइट टू r, और dw की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx। यही तो है ना, -1 है, इस -1 को आप आगे की तरफ निकाल दीजिए, ये माइनस में आ गया। अब देखिएगा अपने पास में, अब देखिएगा इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, तो W इनफाइनाइट टू P, और यहां से बराबर माइनस तो है ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन के अंदर इनफाइनाइट टू r, और ये हो जाएगा dx। अब 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है
वो -1/x होता है। तो W इनफाइनाइट टू P दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और इसकी वैल्यू हो गई -1/x, और ये लिमिट लग जाएगी बाहर की तरफ। जो जस्ट आगे वाली लिमिट थी तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो ये इनफाइनाइट टू R। अब देखें जरा, ये माइनस पहले से ही बाहर था, ये माइनस और है, इसको भी हम बाहर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब डायग्राम की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इजी है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत ही इजी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज को आगे सबमिट कर रहा हूँ। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो है W इनफाइनाइट टू P बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q नॉट, ठीक। और यहाँ पर अब ये जो लिमिट्स है ये ऊपर इंट्रोड्यूस करूंगा, 1/x की जगह पर सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट R हो गया, फिर -1/ नीचे वाली लिमिट इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरह से 1/R -1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये टर्म तो 0 हो गई, तो क्या बचा 1/R, और ये 1/R इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो W इनफाइनाइट टू P इक्वल्स टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। हम प्लस नहीं भी लगाते हैं तो टर्म ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। इस Q नॉट को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q नॉट दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q अपॉन R। अब आपको ये पता है W अपॉन Q ये क्या टर्म होती है, ये होती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नहीं होता, किस पर, जब फाइनल पॉइंट है उस पर। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया आपका P, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये अपने पास आंसर आ गया। इसकी यूनिट दैट इज ऑलवेज वोल्ट। क्या पोटेंशियल जो है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? पोटेंशियल अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अपने को स्केलर फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है। अब ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, भाई ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, इसको हटा दीजिए। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड V प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब इनके ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसका तो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन, और इसका जो ग्राफ आता है वो एक कर्व लाइन आता है। ये ऊपर V है, इस साइड में V, इस साइड में Q और R, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक पूरा टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में देखो कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि जो आप इस बीच बीच में टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका जो पाथ फॉलो करा रहे हैं, प्रोजेक्ट जो करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो आई थिंक आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, वन वर्ड के आंसर होते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। आई थिंक टुडे इज मोर सफिशिएंट, यू हैव डन द टॉपिक्स, so let we finish the class and I will give you this video on YouTube very soon. Thank you, have a nice day.